हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 7, जिसका शीर्षक है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो चैप्टर शुरू करें इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थ पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपर्दन करते हैं। आप यह जानते ही हैं कि अपर्दन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। चूँकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जाने कि भू आकृति है क्या। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थल को भू आकृति कहते हैं तो भू दृश्य आखिर क्या है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर भू दृश्य बनाती हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कुछ भू आकृतियों एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है। जो आकार, आकृति एवं प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रिया स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियाँ रूपांतरित होती हैं। भू रूपांतरण का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग के भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्था से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास और समय के साथ साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्था से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इसे असंतुलित किए बिना और भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप में प्रयोग किया जा सके। भू आकृतिक विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है, जिसमें इसके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं जिनसे यह भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है। भूतल पर परिवर्तन अनेक भू आकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपर्दन से होता है। निसंदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों व निचली स्थल रूपों को भरकर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तित करती है। अपर्दन के पश्चात निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल भी फिर से अपर्दित होते हैं। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवने एवं तरंगें प्रबल अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी कारक हैं, जिनके साथ अपक्षय व बृहत क्षरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। ये भू आकृति कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध सिस्टमेटिक बदलाव लाते रहते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का अनुक्रमिक सीक्वेंशियल
विकास होता है। प्रत्येक भू आकृति कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय यानी असेंबलेज बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे, जिन्हें महसूस न किया जाए, कार्य करती हैं और उन्हें उनके परिणाम द्वारा ही देखा या मापा जा सकता है। ये परिणाम आखिर हैं क्या? ये परिणाम कुछ और नहीं अपितु स्थल रूप और उनकी विशेषताएं ही हैं। अतः इन स्थल रूपों का अध्ययन ही हम इनकी प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताएगा, जिन्हें इन्हें निर्मित किया है या कर रहे हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं का बोध नहीं होता है। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं बताएं जो देखी जा सकती हैं तथा कुछ ऐसे जिन्हें देखी नहीं जा सकती हैं। चूँकि भू आकृति कारक अपरदन व निक्षेपण में सक्षम है, अतः अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं जो चट्टानों की संरचना तथा प्रकार यथा मूड, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता, अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी हैं, जैसे समुद्र तल का अस्थायित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप, जलवायु, जो स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। इन तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास को बाधित कर सकता है। इस अध्याय में आगे प्रत्येक भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद तरंग और पौने आदि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। यह भी प्रस्तुत है कि इन कारकों द्वारा भूतलीय अपरदन कैसे प्रभावित होता है। इनके साथ ही कुछ अपरदित व निक्षेपित स्थल रूपों का विकास भी प्रस्तुत किया गया है। प्रवाहित जल, आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक हैं जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ है, प्रवाह है। दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में, नदियों में सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिसे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होता है उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पसरवा अपरदन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या ऊंचे स्थलों के उचावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनदिकाओं में विकसित होती हैं। इन अवनदिकाओं में कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियाँ या घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिसे अनियमितताओं जैसे कि जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्य अवस्था में सरिताएं नदी तल में धीमी कटाव करती हैं और घाटियों में पसरवा अपरदन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारे की ढाल मंद हो जाती है
इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न हो जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उचावच का निर्माण होता है, जिसे यत्र तत्र अवरोधी चट्टान के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाड नॉक्स कहते हैं। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनिपलेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। युवा अवस्था, यूथ। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाती हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीर भूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जलप्रपात छिप्रिकाएँ बन जाते हैं। प्रौढ़ा अवस्था। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियाँ भी आकार की होती हैं, लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती हैं। युवा अवस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व छिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं। वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढाल मंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध गोखुर झील आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अपर्दित स्थल रूप। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत ये चित्र को आप बढ़िया से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। विस्तृत अपर्दन अधिक नहीं होता लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व अपर्दन करती हैं। क्षैतिज अपर्दन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ वक्रित होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती हैं। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधःकथित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प कहा जाता है। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मध्य डाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं और ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं, जो प्रायः नदी अपर्दन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। कालांतर में ये गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गॉर्ज व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक होते हैं जिन पर नदियाँ विकसित हुई हैं। बाढ़ व डेल्टा मैदान पर बने विसर्प व अधःकथित विसर्प में क्या अंतर है? नदी वेदिकाएँ, रिवर टेरेसेस। नदी वेदिकाएँ प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएँ मुख्यतः अपर्दित स्थल हैं, क्योंकि ये नदियाँ निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएँ हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएँ, युग्मित वेदिकाएँ, इसको ध्यान से इस चित्र को आप देख सकते हैं। अयुग्मित वेदिकाएँ नदी के दोनों तरफ ऊंचाई
वाली हो सकती हैं, नदी दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनके इस स्वरूप को युग्म पेयर्ड वेदिकाएं कहते हैं। चित्र 7.3 आप देख सकते हैं। जब नदी के केवल एक तट या पार्श्व पर वेदिकाएं पाई जाती हैं और दूसरी तरफ इनकी अनुपस्थिति या दूसरे किनारे पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हो तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। अयुग्मित वेदिकाएं उन क्षेत्रों के धीमे भू उत्थान की घोतक हैं या उन क्षेत्रों के तट जल स्तर परिवर्तन की असंगति को दिखाते हैं। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति का कारण जल प्रवाह का कम होना, दूसरा जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन, तीसरा विवर्तनिक कारणों से भू उत्थान, चौथा अगर नदियां तट के निकट होती हैं तो समुद्र तल में बदलाव आदि होता है। प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायुवीय प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनाते हैं। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए गए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती हैं। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे कि चिक्का मिट्टी, गाद आदि सागर से दूर तक जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका। जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनती है उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती हैं तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में मिलते हैं और जब आप इसको देख सकते हैं प्राकृतिक तटबंध एवं विसर्पी रोधिकाओं का चित्र। जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी विक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बनते हैं, बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपनी मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थ के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनता है उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदान से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्व में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पार्श्व तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंध पर निक्षेप नदी के दूर के निक्षेपों की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थों के होते हैं। जब नदी का जल कम हो जाता है या नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है तो यह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती हैं। साथ ही साथ नदी रोधिकाएँ विसर्पी रोधिकाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। नदी रोधिकाएँ या विसर्पी रोधिकाएँ
मिएंडर बार्स बड़ी नदी विसर्पों के उत्तर ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएँ प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अगर नदी रोधिकाओं की कटक एक से अधिक हों तो वहाँ विसर्प और रोधिकाओं के मध्य तंग व लंबे गर्त भी पाए जाते हैं। नदी में इनका क्रम प्रवाह की मात्रा तथा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। चूँकि नदी और रोधिकाएँ उसके उत्तल तट पर बनती हैं, अतः नदी के अवतल तट पर अधिक अपरदन होता है। प्राकृतिक तटबंध विसर्प और रोधिकाओं से कैसे भिन्न है? नदी विसर्प मियांडर्स विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्ग में बहती होंगी। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। चित्र संख्या 7.7 विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित हैं। मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या आप ये देख सकते हैं, ये मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी के दर्शाने वाला उपग्रह से दिया गया चित्र, जिसमें कई क्षारण झीलें दिखाई दे रही हैं। पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। दूसरा, तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव जिसे जल के दबाव का नदी पार्श्वों बढ़ना। प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है। गुम्फित नदी यदि नदी द्वारा प्रवाहित नद भार का निक्षेपण उसके मध्य में लंबी रोधिका के रूप में हो जाता है तो नदी धारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और यह प्रवाह किनारों पर क्षैतिज अपरदन करता है। नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ने पर और जल आयतन कम होने पर प्रवाहित जलोढ़ अधिक मात्रा में एक क्षैतिज अवरोध के रूप में द्वीप की भांति निक्षेपित हो जाते हैं तथा मुख्य जलधारा कई भागों में बढ़ जाता है। गुम्फित नदी प्रारूप के लिए तटों पर अपरदन व निक्षेप आवश्यक है, या जब नदी में जल की मात्रा कम तथा जलोढ़ अधिक हो जाए तब चैनल में ही रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाओं का जमाव हो जाता है और नदी चैनल कई जल वितरिकाओं में बढ़ जाता है। जल प्रवाह की ये वितरिकाएँ आपस में मिल जाती हैं और फिर पतली पतली उपधाराओं में बढ़ जाती हैं। इस प्रकार एक गुम्फित नदी प्रारूप का विकास होता है। चित्र संख्या 7.9 में आप ये देख सकते हैं। भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपरदन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें पारगम्य कम सघन जोड़ों, संधियों व दरारों वाली हों तो धरातलीय जल का अंत श्रावण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करती हैं। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती हैं तो नदी में पानी प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भागों में जलोढ़ जमाव के कारण गहरा हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता रहता है। अगर अपरदन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रकृति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में उत्तल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और अवतल किनारों पर अधोमुखी यानी अंडरकटिंग होता है
अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अधिक अपरदन से तीव्र कागार यानी स्टीप क्लिफ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और ये स्कंध ढाल यानी स्लीप ऑफ बैंक कहलाते हैं। चित्र संख्या 7.8 विसर्प के गहरे छदों के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके आसानी से अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। प्रारंभ करता है जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों को अपरदन का कारण है। भौम जल में पदार्थों का परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलामाइट जिसे कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उसमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों में विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोलेमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोलेमाइट चट्टानों में अलग से अन्य चट्टानों के साथ अंतरा संस्तरित पाई जाती हैं। किसी भी चूना पत्थर लाइमस्टोन या डोलामाइट चट्टानों के क्षेत्रों में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थलों को कार्स्ट टोपोग्राफी स्थलाकृति नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कार्स्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृति पर आधारित है। आप इस फिगर को वीडियो पॉज करके अच्छे से देखेंगे। अपरदनात्मक तथा निक्षेपण दोनों प्रकार के स्थल रूप कार्स्ट स्थलाकृतियों की विशेषता हैं। अपर्दित स्थल रूप कुंड पूल जिसे बोलते हैं, घोल रंध्र यानी सिंक होल्स, रैपीज और चूना पत्थर चबूतरे लाइमस्टोन पेवमेंट्स। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलनशील क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र शैलो होल्स कहते हैं। घोल रंध्र कार्स्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा। इनको अच्छे से आप देखेंगे द्वारा बनते हैं। और अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं को छत ध्वस्त हो जाए तो बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र यानी कोलैप्स सिंक्स के नाम से जाना जाता है। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपर्दित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्र को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंत भौमी नदी के रूप में विलीन हो जाता है और कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थ के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत
खाइयाँ बनती है जिन्हें घाटी रंध्र वैली सिंक्स या युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें रेपीज कहते हैं। इन कटकों या रेपीज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी रेपीज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कंदराएं ऐसे प्रदेश जहां चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, शैल, बालू, पत्थर व क्वार्टजाइट और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलेमाइट चट्टानें हों, या जहां सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हों, वहां प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिस कर शैल संस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल संस्तरण के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिस पर कंदरा सरिताएं बाहर निकलती हैं। ऐसे कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें टनल या सुरंग के नाम से जानते हैं। निक्षेपित स्थल रूप। अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट हैं जो कार्बन युक्त वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है और जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ। स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्रायः ये आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोरों पर पतले हो जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टैलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टैगलाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। चित्र संख्या 7.11 में देखा जा सकता है। स्टैलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टैलेग्माइट तथा स्टैलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। कार्स्ट प्रदेशों में कुछ अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप व आकृतियाँ भी पाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। हिमनद पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों में से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिम नद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हों तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। चित्र 7.12 प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमी होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग है। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकपुरी हिमनद से होता है। देव प्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ प्रायः
गुदास्म व शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं और घाटी के किनारे पर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलबा हटता होता है, विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद का संचालन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत जिसे आउटवर्स प्लेन रह जाता है। चित्र संख्या 7.13 तथा 7.14 हिमनद के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता है, जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में किया गया है। अपरदित स्थल रूप सर्क। हिमनीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती हैं। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती हैं। इन झीलों को सर्क या टार्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ीनुमा क्रम दिखाई देते हैं। हॉर्न या गिरिश्रिंग और सिरेटेड कटक। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर आप इसको देख सकते हैं। निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखें जब तक उनके तल आपस में मिल जाएं, तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिन्हें हॉर्न कहते हैं। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीली तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटक का चढ़ना प्रायः असंभव होता है। आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित हैं। हिमनद घाटी या गर्त। हिमनीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी होती हैं, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती हैं अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड मलबे से बनती हैं। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटियाँ हैंगिंग वैली भी होती हैं। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, उनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं, उन्हें फियोर्ड कहते हैं। नदी घाटियों तथा हिमनद घाटियों में आधारभूत अंतर क्या है? निक्षेपित स्थल रूप। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेपण हिमोड व हिमनद गुदास्म के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देखेंगे। होते हैं। हिमनद के तल किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। कुछ मात्रा में शैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिताओं में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेपण हिमानी धौत कहलाते हैं। हिमोड निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत आउटवर्स डिपॉजिट्स प्रायः स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमनद
अवक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारे वाले होते हैं। चित्र संख्या 7.14 में हिमनद क्षेत्रों में मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाया गया है। हिमोड हिमनद टील या गोदास्मी मृतिका के जमाव की लंबी कटकें हैं। अंतस्थ हिमोड टर्मिनियल मोरिन्स हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटकें हैं। पार्श्विक हिमोड हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होती हैं। पार्श्विक हिमोड अंतस्थ हिमोड से मिलकर घोड़े के नील या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। चित्र संख्या 7.13 हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं। इन हिमोड की उत्पत्ति पूर्णतया आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती हैं, जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारे पर धकेलती हैं। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप में छोड़ देते हैं। ऐसे अवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय तलस्थ हिमोड कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड के साथ साथ हिमोड मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ हिमोड कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड व तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। स्कर्स ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रभावित होता है तथा इसके किनारों में रिसता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रभावित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होती है। ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले ताल में प्रभावित होती हैं। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोदास्म चट्टानी टुकड़े और छोटे चट्टानी मलबा बहा कर लाती हैं, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाती हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिसे एस्कर कहते हैं। हिमानी धौत मैदान हिमानी गिरिपद के मैदान में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिसमें बजरी, रेत, चीका मिट्टी व मृतिका के विस्तृत समतल जड़ोड़ पंख भी शामिल है। हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। नदी जड़ोड़ मैदान व हिमानी धौत मैदानों में अंतर स्पष्ट करें। ड्रमलिन हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है, जो पिच यानी टेल भाग की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल दिया होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबों को भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्रभाग या स्टॉस भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताता है। गोदास्मी मृतिका व जलोढ़ में क्या अंतर है? तरंग व धाराएं तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। क्या आप नहीं सोचते कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उनसे निर्मित स्थल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है? तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपर्दन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारे पर अधिक परिवर्तन तरंग द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ साथ सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रवाह पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन में उनका प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है।
क्या आप तरंग व धाराओं को उत्पन्न करने वाले बलों के विषय में जानते हैं? यदि नहीं तो महासागरीय जल का परिसंचरण अध्याय पढ़ें। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर निर्भर हैं। ये हैं स्थल व समुद्री तल की बनावट, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट, जलमग्न तट, समुद्री जल स्तर की स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊंचे चट्टानी तट, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखा अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहां फियोर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल नहीं होते हैं। अपर्दित स्थलों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिसे पहाड़ी पार्श्व व भूगु क्लिफ का आकार दे देते हैं। तरंगों के अस्थायी प्रहार के भृगु शीघ्रता से पीछे हटते और समुद्री भृगु के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगें धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती है। समुद्री भृगु से गिरने वाले चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाते हैं। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तटरेखा कुछ समय चिकनी हो जाती हैं। कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। जैसा ही तटों के साथ अपर्दन आरंभ होता है, वेदांचली प्रवाह यानी लॉन्ग शोर करंट व तरंगे इस अपर्दित पदार्थ का सागरीय किनारों पर पुलीन यानी बीचेज और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती हैं। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें रोध यानी बैरियर्स कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो इसे स्पीट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पीट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तब लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाते हैं और तटीय मैदान की रचना होती है। निम्न अवसादी तट, निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा देती हैं। कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय संकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तट रेखा समचिकनी होती हैं। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियाँ को बहुतायत होती हैं। जब मन ढाल वाली अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं लैगून व स्पीट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तन हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की अस्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों की अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। बड़ी नदियां जो अधिक नद भार लाता है निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। उच्च चट्टानी व निम्न अवसादी तटों की प्रक्रियाओं व स्थलाकृतियों के संदर्भ में विभिन्न अंतर क्या है, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंची चट्टान निवर्तन यानी रिट्रीटिंग तट है। पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में हैं। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रकृति को जानने के लिए आप भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक को पढ़ें। अपर्दित स्थल यानी भृगु वेदिकाएं, कंदराएं, क्लिफ टेरेसेस
केप्स और स्टेक। ऐसे तट जहां अपरदन प्रमुख प्रक्रिया है वहां दो मुख्य आकृतियां तरंग घसित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती हैं जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती हैं। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त शैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोरता चट्टान के विरुद्ध जब तरंगे टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती हैं और इस गहराई तक खोखले कर देती हैं जिसे समुद्री कंदराएं बनती हैं। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निर्वतन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसे अलग थलग प्रतिरोधी चट्टान जो कभी भृगु के भाग थे समुद्री स्टैक कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व सिंगिल चौड़े पुलीन बीच में परिवर्तित हो जाते हैं। निक्षेपित स्थल पुलीन यानी बीचेज और टिब्बे यानी ड्यून्स। तटों की प्रमुख विशेषता पुलीन की उपस्थिति है। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़े पाए जाते हैं। वे अवसाद जिनसे पुलीन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियां व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलीन अस्थायी आकृतियां हैं। कुछ रेत पुलीन यानी सैंड बीचेज जो अस्थायी प्रतीत होते हैं किसी और मौसम में स्थल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलीन रेत के आकार के छोटे कण से बने होते हैं। सिंगिल पुलीन में अत्यधिक छोटे गुटिकाएं तथा गोलास्मिकाएं होती हैं। पुलीन के ठीक पीछे पुलीन तल से उठाई गई रेत टिब्बे ड्यून्स के रूप में निक्षेपित होती हैं। तट रेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जाते हैं। रोधिका यानी बार्स, रोध, बैरियर्स एंड स्पिट्स। समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक की अपतट रोधिका बार कहलाती हैं। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती हैं उसे रोधिका कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहाने के सम्मुख बनती हैं। कई बार इन रोधिकाएं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है तो इन्हें स्पीट कहते हैं। चित्र संख्या 7.15। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पीट विकसित होती हैं। रोधिकाएं रोध व स्पीट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल में लाए गए तलछटों से या पुलीन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं। इनके बाद रोध, पुलीन स्तूप तथा मैंग्रोव हैं जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारे पाए जाने वाले मैंग्रोव या तलछट जिसे सेडिमेंट्री बजट के रूप में जानते हैं से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियाँ अपरदित हो जाएंगी तथा मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। पौने विंड्स। उष्ण
मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती हैं, जिसे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती हैं। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनते हैं तथा अनुवात एवं उत्वात प्रवाह उत्पन्न होते हैं। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवनें अधिक विनाशकारी होती हैं। पवन अपवाहन, घर्षण आदि अपर्दन करती हैं। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती हैं। वायु की परिवहन प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती हैं। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण सैंड ब्लास्टिंग जैसी है। मरुस्थल में पवन कई रोचक अपर्दनात्मक निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाती हैं। वास्तव में मरुस्थल में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहद क्षरण और प्रवाहित जल की चादर बाढ़ सीट फ्लड से होता है। यद्यपि मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होता है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा टेरेंटियल के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतरण के कारण यांत्रिक रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं। अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि यानी धोवन सीट वॉश से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है और बृहत अपर्दन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी अनियमित वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रभावित होती हैं। अपर्दनात्मक स्थल रूप पेडीमेंट और पदस्थली पेडीप्लेन। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडीमेंट का निर्माण व उसका ही विकसित रूप पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंड ढाल वाले चट्टानी तल पेडीमेंट कहलाते हैं। पेडीमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है या विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार तीव्र मंद ढाल के साथ पेडीमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षारण यानी बैक वेस्टिंग के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडीमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडी प्लेन पदस्थली कहते हैं। पलाया मरुभूमियों में मैदान प्लेन्स प्रमुख स्थल रूप हैं। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारे से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही पलाया कहलाती हैं।
पदाया के वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर पदाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे पदाया मैदान जो लवणों से भरे हों कदर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। अपवाहन, गर्त तथा गुहा। पवनों की एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों की अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनते हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं बनाते हैं और इनसे कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहते हैं। छत्रक, मशरूम्स। टेबल तथा पीठिका शैल। मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टान का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। बाढ़ चादर व पवन के द्वारा बनाए गए अपरदनात्मक स्थल रूपों का वर्णित करें। निक्षेपित स्थल रूप। पवन एक छोटी छटाई करने वाला कारक भी है, अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होती है। पवन के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं जिसे साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ाकर ले जा सकते हैं। चूँकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है, अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कण के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व अस्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। बालू टिब्बे। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बे के निर्माण के उपयुक्त स्थान हैं। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के हैं। चित्र संख्या 7.16 ये 7.16 है, आप ये देख सकते हैं। ये बालू के टिब्बे को वीडियो पॉज करके अच्छे से आप देख सकते हैं। कहा गया कि बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। 716 9 चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होते हैं बरखान कहलाते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती हैं वहाँ परवलयिक यानी पैराबोलिक बालू का टिब्बा का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवन की दिशा अस्थायी रहे तो परवलिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। शीफ बरखान की ही भांति होते हैं। शीफ बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। शीफ की यह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती हैं। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बे बनते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे यानी ट्रांसवर्स ड्यून्स प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उन्हें वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।